नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करेंगे बीजेपी के नए नवीन युग की, जिसकी शुरुआत होने वाली है और बस औपचारिक ऐलान होना भर बाकी रह गया है। और ये औपचारिक ऐलान माना जा रहा है कि कल हो जाएगा, क्योंकि नॉमिनेशन की पूरी प्रक्रिया हो गई और बीजेपी को उसका नया राष्ट्रीय अध्यक्ष लगभग मिल ही गया है। ऐसा लगभग हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि नितिन नवीन का निर्विरोध चुना जाना तय है। उनके सामने कोई और उम्मीदवार नहीं है। यही एक बड़ी वजह है कि अब बस औपचारिक ऐलान भर बाकी रह गया है। अब नितिन नवीन जिस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान संभालेंगे, तो उनके नेतृत्व में बीजेपी की किस तरह का लक्ष्य होने वाला है, विपक्ष के लिए ये कैसी चुनौती साबित होगा, क्या विपक्ष के लिए ये खतरा है, एक नई राजनीति की क्या शुरुआत होने जा रही है, किस तरीके के नए समीकरण होंगे, इसी को लेकर आज हम करेंगे सीधी बात। लेकिन उससे पहले सुनिए कि किस तरीके से प्रतिक्रियाओं का सिलसिला देखा जा रहा है। देखिए, स्वाभाविक है कि चुनावी प्रक्रिया में ही कोई अध्यक्ष होगा। तो आज नामांकन का दौर है और नवीन जी के पक्ष में कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष सहित प्रस्ताव किया है, बिहार ने भी किया है। और मुझे आज खुशी का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी 45 साल का है और उसके अध्यक्ष भी 45 साल के। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, सबसे बड़ा राजनीतिक दल दुनिया का भारतीय जनता पार्टी और दुनिया का सबसे युवा आबादी वाला देश भारत, और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने 45 साल के युवा को भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का निर्णय लिया है। 5 बार के विधायक, छत्तीसगढ़ सिक्किम जैसे राज्यों के प्रभारी और जीत दर्ज करवाने वाले, युवा मोर्चा में हमारे साथ महामंत्री का शानदार काम करने वाले ऐसे भाई नितिन नवीन जी को अब पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का निर्णय लिया। देखिए, एक बहुत ही यंग लीडरशिप को पूर्वी भारत से पार्टी का दायित्व संभालने का मौका मिल रहा है। मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आगे आने वाले समय में लक्ष्य है कि पूरब की तरफ एक्ट ईस्ट और उसके साथ साथ एक्ट ईस्ट और उसके साथ साथ पूर्वी भारत का जो जीडीपी बढ़ाना और आगे आने वाले समय में पूर्वी भारत की ग्रोथ इंजन के रूप में काम करना, इस दृष्टि से भी अगर देखें तो पूर्वी भारत से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इतना कम उम्र में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ऐसा मुझे लगता है। और इससे भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में और भी आगे बढ़ेगी, ऐसा मुझे मेरा मानना। नहीं, ये बहुत ही अच्छी चीज है और ये भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही कैसे सही लोकतांत्रिक पार्टी है इसका ये उदाहरण है। दुनिया में इतने सारे बड़े पार्टियां हैं, लेकिन इस तरह से पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का निर्वाह करके ये चुना जाता है और ये इस तरह से पार्टी चलती है, इसीलिए बढ़ती है। तो देखिए, नितिन नवीन अब पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। जाहिर सी बात है, कई समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने साधे हैं। किस तरह के समीकरण साधे हैं और क्या इससे विपक्ष को डरने की जरूरत है? विपक्ष की राजनीति मजबूत होगी या कमजोर होगी? क्योंकि ये जो समीकरण है किस तरीके से विपक्ष पर भी इफेक्ट डालेंगे और बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी फायदे का सौदा साबित होंगे या फिर नहीं, इन्हीं सब को लेकर हम करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले वो सुलगते सवाल आपके सामने रखते हैं जिनके इर्द गिर्द आज होगी सीधी बात। बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन सिर्फ औपचारिक बदलाव या फिर वाकई में एक नई राजनीति की शुरुआत? क्या कोई नई राजनीति का तरीका, स्ट्रैटेजी देखी जाएगी? क्या नितिन नवीन का नेतृत्व बंगाल चुनाव 2026 में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होगा? क्योंकि नितिन नवीन के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह भी होने वाला है। तीसरा सवाल, क्या बीजेपी की युवा टीम संगठन में ऊर्जा शक्ति का कर पाएगी संचार? ये युवा टीम कितनी एनर्जेटिक होगी और कितनी एनर्जी लेकर आ पाएगी? चौथा सवाल,
सरकार और संगठनात्मक नेतृत्व में तालमेल क्या बना पाएंगे ये नई समीकरण, जिनको साधते हुए नितिन नवीन को अब ये पद सौंपा जाएगा। पांचवा अहम सवाल, क्या बीजेपी की परिवर्तन रणनीति विपक्ष के लिए है खतरा? तो ये वो तमाम सवाल है जिनके इर्द गिर्द आज करेंगे हम सीधी बात। सीधी बात में कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे, जिनके साथ हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ पल्लवी सिंह आज इस चर्चा का हिस्सा है। कांग्रेस की तरफ से आदेश भारद्वाज जी इस चर्चा का हिस्सा होंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से डॉक्टर राकेश प्रजापति होंगे। राकेश सिंह परिमार जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। तो चलिए सीधी बात की शुरुआत करते हैं और अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं इसी के साथ। सभी खास मेहमान को अब आप अपने सामने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखेंगे और एक एक कर आपके सामने ये सभी मेहमान आपको दिखाई देंगे। शुरुआत पल्लवी सिंह जी के साथ ही करते हुए, पल्लवी सिंह जी, ये एक तरह से हम सीधे कह सकते हैं कि औपचारिक ऐलान होना बस बाकी रह गया है। नितिन नवीन ही नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। किस तरह के समीकरण यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साधने की कोशिश की गई है? आगे फ्यूचर में आप कौन से ऐसे ब्लॉक्स हैं जिनको देखते हुए नितिन नवीन को ये पद सौंपा जा रहा है, और कितने सटीक उम्मीदवार आपको लगते हैं नितिन नवीन, जो सिर्फ आगे आने वाली चुनौतियां ही नहीं बल्कि जो 2047 का विजन है बीजेपी का, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का, उस विजन को पूरा करने में भी आपको लगता है कि बिल्कुल सही फिट कैंडिडेट है? जी मोनिका जी, जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है। ये पूरी तरीके से अपने विचारों पे, सिद्धांतों पे और सेवा पे बहुत पूरी तरीके से समर्पित है। यहाँ पे जो भी कार्यकर्ता है उसको ये शुरू से ये सिखाया जाता है, इस विचारधारा के साथ जोड़ा जाता है कि ये संगठन जो है ये हम सत्ता के लिए नहीं, हम सिर्फ राष्ट्र सेवा के लिए ही हम ज्वाइन कर रहे हैं। और यहाँ पे कोई भी कार्यकर्ता ये दिखाता है कि एक बूथ लेवल का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के अपर लेवल का सबसे जो बड़ा पद है उसका सपना देख सकता है और उसमें जा सकता है, यदि वो पूरी तरीके से सत्य के साथ, निष्ठा के साथ राष्ट्र सेवा का जो हमारा है, जिसको हम आगे लेके, विचार जो है जिसको हम आगे लेके चलते हैं, जो सिद्धांत है हमारा, उसको लेके आगे बढ़ता है, तो उस संकल्प के साथ वो आगे बढ़ सकता है। और बिल्कुल देखिए, आज का भारत युवा भारत है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये किसी भी राजनीतिक, यदि आप पहले देखेंगे आप, बिल्कुल ये धीरे से नीचे से पूरा उठे हुए हैं, एक कहते हैं ना जमीनी स्तर का कार्यकर्ता जो अपने काम के बल पे आगे बढ़ के आए हैं, जो भी इन्होंने जो भी पद हासिल किया, चाहे वो संगठन में हो या फिर उन्होंने जिस तरीके से किसी भी शहर को या किसी भी जिले को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, ये सब अपने बलबूते पे किया, अपनी विचारधारा की जो उनको जो है लोगों की सेवा करने का जो उनके मन में था, उसके हिसाब से वो आगे बढ़े। तो बिल्कुल ये एक दिखाता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जो सभी को साथ लेके चलती है, हर बिंदुओं पे सोचती है, किसी परिवारवाद की राजनीति की तरह नहीं है कि यदि किसी का यदि पिता है तो उसका बेटा बनेगा, उसके बेटे के बाद उसका बेटा बनेगा। इस विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं चलती है। कोई भी एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता यहाँ ज्वाइन करता है तो इस सपने के साथ आता है कि वो कहीं भी किसी भी लेवल पे जा सकता है, कहीं का इलेक्शन भी लड़ सकता है। कि नितिन नवीन एक परफेक्ट कैंडिडेट है, बट जो समीकरण मैंने आपसे पूछे, जो क्या सोचकर मतलब एक कैंडिडेट के तौर पर नितिन नवीन का नाम आगे है, उसका जवाब मुझे परफेक्टली नहीं मिला है, लेकिन आगे चलकर मैं उम्मीद करती हूँ कि वो परफेक्टली। मोनिका जी, जैसे मैंने कहा कि आज का भारत युवा भारत है, मोनिका जी मैंने बोला था, आपने शायद स्किप किया। वो ठीक है, आज का भारत युवा भारत है, लेकिन आज का भारत युवा भारत है, तो वो युवाओं को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन आगे चुनाव भी है, क्या चुनावों को देखते हुए भी किसी तरह के समीकरण साधने की कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है? ये तमाम वो सवाल जिनका जवाब मैं आपसे आगे चलकर चाहूंगी, लेकिन आदेश भारद्वाज जी कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। आदेश भारद्वाज जी, हमेशा आरोप कांग्रेस की तरफ से ये लगते हैं कि बीजेपी में जो कुछ भी होता है वो ऊपर से फिक्स्ड होता है, ऊपर से सेट होकर आता है। अब नितिन नवीन को जब ये ताजपोशी हो रही है, उनको इस बड़े पद की, बड़े ओहदे की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, तो उम्मीदवार में कोई और कैंडिडेट नहीं है, अकेले उनका निर्विरोध वो चुन लिए गए हैं। तो क्या आपको लगता है ये भी सब कुछ पहले से फिक्स्ड था और आज जो हुआ नामांकन की पूरी प्रक्रिया और कल जो औपचारिक ऐलान होगा, ये सब कुछ सिर्फ एक औपचारिकता है? मोनिका जी, सबसे मैं
आपके चैनल के माध्यम से नवीन नितिन जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उनको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, उनको बधाई। लेकिन जो आपने अपने उसमें कहा तो ये बिल्कुल निश्चित है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में ऊपर से नाम आता है, नागपुर से आता है और उसी को स्वीकृति मिलती है, तो जो चुनावी प्रक्रिया है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो भारतीय जनता पार्टी में कभी भी नहीं रहा था। जो भी अध्यक्ष आता है वो नॉमिनेटेड आता है और इस तरह से एक औपचारिकता दिखा के उनको पदभार दिया जाता है। लेकिन ये तो उनका इंटरनल मैटर है, वो जैसे अपनी पार्टी को चलाएं। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कम से कम ये कहता है कि नॉमिनेशन होना चाहिए, उसके बाद उसका चुनाव होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कभी भी नहीं होता। ये वास्तविकता है। वैसे ही नवीन जी का हुआ है, लेकिन मेरी तरफ से उनको बधाई है। तो बधाई यहाँ पर आदेश भारद्वाज भी दे रहे हैं, लेकिन पल्लवी सिंह जी, इसके साथ ही आरोप कि उम्मीदवार में सामने कोई व्यक्ति नहीं था, और इस आरोप का जवाब हम आगे चलकर आपसे लेंगे। लेकिन डॉक्टर राकेश प्रजापति जी को भी मैं जरा पैनल में इन्वॉल्व करना चाहूंगी डिस्कशन में। राकेश प्रजापति जी, आपको क्या लगता है नितिन नवीन जी संगठन और सरकार के बीच में बैलेंस बनाने में कितने सटीक बैठेंगे? क्योंकि ये हम देखते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जब भी चुनावों की बात आती है या अन्य फैसले लेने की बात आती है, तो पार्टी और संगठन के बीच में एक बैलेंस देखा जाता है, और यहीं पर शायद वो नंबर गेन करने में कामयाब भी होती है। तो ये कैंडिडेट क्या इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको परफेक्ट लगता है, क्योंकि आगे आने वाले समय में यूपी में भी चुनाव है? मोनिका जी, आपके माध्यम से मैं नितिन नवीन जी को बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी में, नाम तो भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले किसी भी कार्यकर्ता की कोई हैसियत नहीं है। ये आरएसएस ने दिखा दिया, क्योंकि आरएसएस जो चाहती है वो भाजपा के अंदर होता है। तो पहले अगर भारतीय जनता, मैं तो कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जो भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, पहले वो आरएसएस में जाकर के ट्रेनिंग लें अगर उन्हें कोई पद लेना है। क्योंकि ये नितिन नवीन जी का कहां से नाम आया, कैसे आया, ये सब लोग जानते हैं। पहले किसी ने नाम भी ठीक से नहीं सुना था, आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि आपने भी कहा, ये आप और बाकी भी सब लोग जानते हैं, एक ही इतनी बड़ी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में एक ही व्यक्ति मिला। अरे कम से कम 2 तो आवेदन करा ही लेते, 3-4 आवेदन करा लेते तो कम से कम पता तो चल जाता कार्यकर्ता किसे चाहते हैं। इतनी बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनती फिरती है, एक आदमी नहीं मिला, एक ही इलेक्टिबल आदमी है पूरी भारतीय जनता पार्टी में। इसका मतलब आप समझते हैं मोनोपोली चल रही है। मोनोपोली चल रही है। जिसको अमित शाह चाहेंगे, जिसको मोदी जी चाहेंगे, वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। बाकी की किसी की हैसियत नहीं है पर्चा दाखिल करने की, बाकी किसी की हैसियत नहीं है नामांकन करने की। ये दिखा दिया। ऐसी पार्टी नहीं होती है। पार्टी चलनी चाहिए, कम से कम एक तो आवेदन ले लेते, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनते हैं ना। और दूसरा, अभी पल्लवी जी कह रही थी, अरे आज तक भाजपा ने कितने पिछड़े बनाए राष्ट्रीय अध्यक्ष, कितने दलित बनाए? क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा वोट तो भारत के अंदर 80% वोट है पिछड़ा और दलितों का। 80% वोट है पिछड़ा और दलितों का। आज तक आपने पिछड़ा दलित को किसी को नहीं बनाया, और पिछड़ा दलितों को ठगने का काम करते हो, पिछड़ा दलितों को वोट लेने का काम करते हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का नंबर आएगा तो आप किसको बनाओगे? ये पूरा देश देख रहा है। आडवाणी जी बनेंगे, राजनाथ सिंह बनेंगे, नड्डा जी बनेंगे, मुरली मनोहर जोशी बनेंगे, अब नितिन नवीन बनेंगे, कायस्थ बनेंगे, बनिया बनेंगे और बनेंगे। लेकिन पिछड़ों को क्या मिलेगा? झुंझुना। तो यानी कि आपके अनुसार यहाँ पर जाति समीकरण साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। प्रजापति जी, यानी कि आप कह रहे हैं, बिल्कुल, यानी कि आप कह रहे हैं कि जातीय समीकरण सीधे तौर पर बीजेपी साध रही है, कायस्थों को साधने की कोशिश हुई है। नहीं, देखिए, मैं सीधी सी कह रहा हूँ, कायस्थ नहीं, मैं तो सीधा कह रहा हूँ। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कितने पिछड़े बनाए, कितने दलित बनाए? आखिर पिछड़ों और दलितों का केवल वोट लेना चाहते हैं? पिछड़ों दलितों को बाकी मलाई खाने वाले पदों पर जो है किसको बिठाएंगे? वोट लेंगे पिछड़ों से और पद देंगे किसके लिए? ये मेरा प्रश्न है। किसको बनाया ये जाने। आखिर जब आज तक आप लिस्ट पढ़ लीजिए, आप एक लिस्ट पढ़ करके मुझे बता दीजिएगा कितने पिछड़े बनाए इन्होंने, कितने दलित बनाए।
कि अल्पसंख्यक तो छोड़िए, अल्पसंख्यक को तो खैर नहीं बनाएंगे, आदिवासी कितने बनाए, एक लिस्ट बनाकर, ये लिस्ट बना करके पढ़ के सुना देना, आप पढ़ के सुना दें या ये पल्लवी सिंह पढ़ के जरूर बताएं कि कौन सा पिछड़ा बनाया, आरोप पल्लवी जी लग रहे हैं कि समीकरण साध रहे हैं, पिछड़ों को नहीं बनाया है, लेकिन पिछड़ों का वोट लेने के लिए बीजेपी सबसे पहले आगे आ जाती है। और इन आरोपों का जवाब आपसे हम लेंगे, लेकिन राकेश सिंह परमार जी का भी मैं रुक करूंगी, जो यहाँ पर हम थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से जो नई रणनीति, नया अध्याय भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने को अब मिल रहा है। बीजेपी में एक नवीन युग की शुरुआत कहा जा रहा है कि होने जा रही है। राकेश जी, आप इस पूरे चैप्टर को किस तरीके से देखते हैं, सत्ता हस्तांतरण के तौर पर या सत्ता विस्तार की रणनीति के तौर पर? मोनिका, आपको और आपके सभी पंचों के साथ दर्शकों को मेरा प्रणाम। आपको भी प्रणाम। देखिए, इसका दो शब्द है। एक तो भारतीय जनता पार्टी में कोई भी अध्यक्ष बन सकता है, भारतीय जनता पार्टी किसी को भी अध्यक्ष बना सकती है। ये दोनों बात पर थोड़ी देर बोलने देना, बीच में बिना रोके हुए। देखिए, कोई भी अध्यक्ष बनने का मतलब है कि नितिन नवीन नाम अनाउंस के पहले बिहार प्रदेश अध्यक्ष के ऑफिस में घुसने के लिए अपॉइंटमेंट लेने की हिम्मत भी नहीं करते थे, और इस हिम्मत में नहीं थे कि वहां के ले लें, क्योंकि जिस दिन इनका अनाउंस हो रहा था, मेरे फेसबुक फ्रेंड है, मेरे निजी फ्रेंड नहीं है, कई लोग फेसबुक होते हैं फ्रेंड नहीं होते हैं, उन्होंने फोटो डाला था उप मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त कर, दूर कोने में खड़ा होकर के सेल्फी ले रहे, मुख्यमंत्री भी है, सेल्फी ले रहे अपने उप मुख्यमंत्री के साथ। तो वो आप उनका मानसिकता समझिए कि अपने उप मुख्यमंत्री का फोटो डाल रहे हैं। वो आदमी अब अध्यक्ष बनेगा, जिसके यहाँ प्रधानमंत्री नीचे बैठेगा, वो ऊपर बैठेंगे, क्योंकि बीइंग ए पार्टी वो सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं और प्रधानमंत्री आदर कर रहे। वो उनको अमित शाह उनको गेट पर स्वागत करने के लिए आए थे, वो एक पार्टी का प्रोटोकॉल है। तो भारतीय जनता पार्टी ये बता रही है कि किसी को भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी में आप काम शालीनता से करते रहिए, जिम्मेवारी क्या वो पार्टी सोच रही है, देख रही है, करे, और कोई भी अध्यक्ष किसी को भी बनाया जा सकता है। लेकिन राकेश जी, आप ये बात जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को प्रूव कर रही है कि आप बहुत ईमानदारी के साथ काम कीजिए, आपको पद, कोई भी बड़ा पद कभी भी दिया जा सकता है आपके काम को देखते हुए, जो आप कह रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है, वो सीधे तौर पर चर्चा ये हो रही है क्योंकि नितिन नवीन कायस्थ है और आगे आने वाले समय में बंगाल चुनाव है। कायस्थ तो आ रही हूं मैं आपके पास प्रजापति जी, इसके बाद आपके पास आती हूँ। और इसीलिए कायस्थों को साधने के लिए, क्योंकि कायस्थ एक बड़ी संख्या में बंगाल में है, उन्हें साधने के लिए, बंगाल चुनाव में अपना दबदबा रखने के लिए, 78 सीट्स पर बंगाल की जीत दर्ज करने के लिए नितिन नवीन को ऐसे मौके पर चुना गया है। ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, सच है या झूठ है, जरा आप विश्लेषण कीजिए। अगर नितिन नवीन की जगह नितिन पांडे को बनाया जाता तो आप कहते हैं कि चर्चा यह है कि ममता बनर्जी ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मण को बनाया गया। हाँ। अगर नितिन प्रजापति को बनाया जाता तो राकेश प्रजापति कहते कि अखिलेश यादव से प्रभावित होकर के पीडीए के सामने आना पड़ा। चर्चा करी नहीं रहे, क्योंकि यह चर्चा वाला चर्चा नहीं है, क्योंकि हमारे देश में एक कहावत, एक लाइन रिलेटेड नहीं है। एक पिता पुत्र जा रहे थे पैदल घोड़ा लेकर के, तो पब्लिक का बड़ा बेवकूफ है यार, घोड़ा लेकर चल रहा है। फिर उन्होंने कहा कि पिताजी आप बैठ जाइए, तो आगे पब्लिक बोला बड़ा बेवकूफ है यार, बच्चे को घुमा रहे, बाप बैठा हुआ है, तो बाप बैठ के बेटा बैठ गया, बोला बड़ा पागल है यार। तो फिर दोनों बैठ गए, फिर बोला बड़ा बेवकूफ है यार, जानों के ले रहे, तो उन्होंने घोड़े को सर पे उठा लिया, बोला बड़ा बेवकूफ है यार। तो देखिए, बड़ा बेवकूफ है यार हमारे देश में होता है, तो उस पर चर्चा ना करें। नितिन नवीन का अध्यक्ष बनाना एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। जैसा कि मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर प्रूव किया है। राम प्रकाश गुप्ता अपने घर में सो रहे थे, बुलाकर उनको मुख्यमंत्री बना दिया। मेरा स्वयं का राजभर, वो खेत में पानी दे रहा था, वो सॉरी दे रहे थे, मैं क्षमा चाहूंगा, पानी दे रहे थे और उनको राज्यसभा बुला दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे करती रहती है, और बीइंग ए संगठन उसका इस बात को नंबर देना चाहिए। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी को इस बात का जानकारी है, घमंड है, और यह उचित नहीं है कि वोट तो हमारे नाम पर मिलेगा। देश भर में भाजपा का वोट नवीन के नाम से नहीं मिलेगा। अगर मोनिका ग्रोवर भी अध्यक्ष बना दी जाती तो वो अपना एंकरिंग का काम बखूबी करती, ऑफिस आने की जरूरत नहीं होती। वोट भाजपा को मिलेगा, क्योंकि वो मिलेगा योगी और मोदी के नाम पर जी। देश भर में योगी मोदी का चेहरा होगा, और वो वोट कूलर है। अध्यक्ष चाहे पल्लवी जी बने या मोनिका जी बने या कोई भी आदमी बने, भारतीय जनता पार्टी का खाका ऐसा है, उसकी संरचना पढ़ना प्रमुख तक है
कि एक अध्यक्ष रहे ना रहे, बने ना बने, पार्टी ने अपने आप को इतना लेवल पर ढाल ये बात दिया। आपने बहुत सटीक कही है देखिए, राकेश जी, इस बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ जो बात आपने कही है, और बहुत सटीक बात है कि किसी भी राज्य का अगर आप इतिहास भी उठाकर देख लीजिए या पीछे का कैलकुलेशन भी कर हम देख ले, तो कौन किस पद पर काबिज है, कौन नहीं है, सरकार ने कैसा काम किया, कैसा काम नहीं किया, इन सबसे ज्यादा अगर कुछ मायने रखता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा मायने रखता है, वो योगी आदित्यनाथ का चेहरा मायने रखता है। जब वो उस राज्य में वोट मांगने के लिए जाते हैं तो जनता की जो दीवानगी होती है वो वोट परसेंटेज के रूप में कैसे सामने आती है, तो क्या ये दीवानगी बंगाल में भी सामने आ सकती है? देखिए, प्रयास तो है बंगाल में, का मतलब वो तो डे वन से प्रयास है। और आज की स्थिति बंगाल में है कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस वहां से खत्म है, अब सिर्फ ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी की लड़ाई है वहां पर। अब 4-5% का अंतर पिछले चुनाव में रह गया था। 4-5% SIR के माध्यम से सब बांग्लादेशी भाग गए हैं, बंगाल छोड़ करके वो सब बांग्लादेश चले गए हैं। वो मार्जिन अब की बार आ जाएगा लेवल पर। और अगर कांग्रेस ने थोड़ा बहुत मेहनत मदद कर दी और वोट थोड़ा बहुत भी अगर ममता का कट गया तो निस्संदेह भाजपा वहां सरकार बनाएगी, उसमें भाजपा को कुछ करने की जरूरत नहीं है। और नीतिन नवीन का स्टाइल होना वहां पर फैक्टर नहीं है, क्योंकि तो वो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। बंगाल की जनता को तो पता नहीं नीतिन नवीन कौन है और ये कौन है। बिल्कुल बिल्कुल, बंगाल की जनता ममता बनर्जी को वोट देगी, बंगाल की जनता नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट देगी। बिल्कुल, ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि बंगाल की जनता अगर वोट देगी तो या तो वो ममता बनर्जी को वोट देगी या फिर वो श्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देगी। ये जो बात है ये बिल्कुल इससे मैं इत्तेफाक रखती हूँ जो यहाँ पर आप कह रहे हैं। पल्लवी सिंह जी का रुख कर लेते हैं। पल्लवी सिंह जी, देखिए आप भी कह रही हैं कि युवा चेहरे हैं और युवा को मौका दिया गया है, एक नई ऊर्जा का वो संचार करेंगे, लेकिन फिर आरोप क्यों आ रहे हैं आपकी बात पर? सबकी सुझाव दी जाती आ रही हूँ मैं, उसमें सबकी सुझाव दी जाती आ रही हूँ मैं। प्रजापति जी को भी आंसर देना है मुझे। कहते हैं ना, सूप हंसे तो हंसे, चलनी भी हंसे जिसमें 72 छेद। राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, इसको नहीं बनाया, उसको नहीं बनाया। आप बताइए, आपके यहाँ तो किसी को मौका ही नहीं दिया गया। मुलायम सिंह यादव जी के बाद बैठे कौन है? उन्हीं के पुत्र बैठे हुए हैं। उनके बाद यदि कोई बैठेगा उनके पुत्र बैठ जाएंगे। तो आपके यहाँ तो आपकी पार्टी में किसी को मौका ही नहीं मिल रहा है। ले दे के पूरी आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी अपनी उठा लीजिए पूरे ही। और उसमें भी यदि देखा जाए, यदि परिवार के यादव सदस्य समाप्त हो गए हैं तो बाहर से पहले यादव सदस्य उठाए जाते, पहले उनको मौका दिया जाता है। ऐसे ही पुराने आपके समय में भी ऐसे ही होता था, भर्तियां भी होती थी। 84 SDM यदि है तो उसमें से 54 सिर्फ यादव होते थे। तो वही बात है कि आप समाजवादी पार्टी अगर ऐसा सवाल उठा रही है तो बहुत ही फनी बात है। आपकी पार्टी 1992 में बनी, उसके बाद से आप बताइए आपके कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष बने? मुलायम सिंह यादव जी के बाद कौन आया? अखिलेश यादव जी हैं। आप ही लोग संभालेंगे सारा कार्यभार, आप ही के घर के सांसद है, सभी आपके घर के ही विधायक हैं। तो क्या ही बोलेगी? यहाँ पे तो हर किसी को मौका मिलता है। आपके लिए आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब लखनऊ में मेयर के चुनाव हो रहे थे, किसी ने सुषमा खरगवाल जी का नाम भी सुना था? कई नाम थे जो मीडिया पे चल रहे थे, इनकी संभावना, उनकी संभावना है, लेकिन संगठन ने सर्वोपरि किसे रखा? जो एक बहुत ही पुराना कार्यकर्ता था, जो 30 साल से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा था, उनको मेयर के पद पे बैठाया। ऐसे ही यदि बात की जाए, पूर्वी में जो है विधायक के लिए जब उपचुनाव हुए तो उसमें किसको मौका दिया गया? OP श्रीवास्तव जी को मौका दिया गया, जिसका शायद किसी ने नाम नहीं सुना था। वो एक कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता के तौर पे उन्होंने काम किया। आदेश भारद्वाज जी रिवर्ट करना चाहते हैं पल्लवी जी आपकी बात पे। जी आदेश भारद्वाज जी, चाहे समाजवादी जी आदेश भारद्वाज जी, ओवर टू यू। ठीक है जी, मैं ये कह रहा था कि पल्लवी जी ने एक क्षेत्रीय पार्टी से नेशनल पार्टी का आंकलन नहीं किया जा सकता। जो क्षेत्रीय पार्टी होती है वो व्यक्ति आधारित पार्टी होती है। माफ करना, कोई भी क्षेत्रीय पार्टी हो तो उससे कम से कम किसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का अध्यक्ष कैसे होगा उसकी वो नहीं की जा सकती। लेकिन सच्चाई ये है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनती है, किसी से छिपा नहीं है। दूसरी बात राकेश परमार साहब ने कही, मैं उनका आदर करता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार है, लेकिन उन्होंने कहा कि PM नीचे बैठेंगे और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ऊपर बैठेंगे।
तो परमार साहब, अब से पहले बहुत सारी फुटेज देख लेना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक माला दे दी जाती है, वो लाके प्रधानमंत्री जी को पहनाता है। इतने बड़ी माला होती है कि उसमें 10-5 लोग आज से पहले खड़े होते थे, लेकिन अब ये नई भारतीय जनता पार्टी है, उसमें एक ही व्यक्ति होता है, वो जो है उस माला को पहनता है। उसके अंदर कोई दूसरा व्यक्ति अगर सर डाल ले तो उसको इशारा कर दिया जाता। एक बात। दूसरी बात जो आपने कहा दीवानगी, पल्लवी जी, ये इस तरह से लोग वोट कर रहे हैं। दीवानगी आपने देख ली कि 2024 के चुनाव में जो 400 की बात कर रहे थे वो 240 पे आके सिमट गई। जो है सारा मीडिया, एग्जिट पोल, तमाम चीजें जो है वो 400 पार लेके जा रही थी। तो माफ करना, दीवानगी वाली जो बात है वो पूरी तरह से निराधार है। अभी हरियाणा के अंदर चुनाव हुआ, हरियाणा में 5 नवंबर 2025 को राहुल गांधी जी ने पीसी की और कहा कि 25,40,000 वोट फेक बने हुए हैं। लेकिन 2 दिन पहले ही वहां के इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 25,40,000 नहीं, 29 लाख वोट फेक बने हुए हैं। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो दीवानगी जो है वो इलेक्शन कमीशन की है, जो इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से जो है। तो आदेश भारद्वाज जी अपनी तरफ से कुछ फैक्ट्स यहाँ पर रख रहे हैं और इन फैक्ट्स को चेक करने का काम भी किया जाएगा, रिवर्ट भी लिया जाएगा। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इसी पॉइंट से डेफिनेटली आगे बढ़ाएंगे। बट उससे पहले वक्त यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार भी ये चर्चा जारी रहेगी बीजेपी के इस नए अध्याय की, जिसमें हो चुकी है नितिन युग की शुरुआत, एक नवीन युग की शुरुआत। अब ये शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को कहां तक लेकर जाती है। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी के एक नए चैप्टर की, जहां पर नवीन युग की शुरुआत होने जा रही है। बस एक औपचारिक ऐलान होना बाहर बाकी रह गया है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पल्लवी सिंह बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हैं, आदेश भारद्वाज जी कांग्रेस की तरफ से हैं, डॉक्टर राकेश प्रजापति समाजवादी पार्टी की तरफ से है और राकेश परमार जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने हैं। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आदेश भारद्वाज जी ने कई आंकड़े रखे थे और कहा कि जिस दीवानगी की बात हो रही है कि अध्यक्ष चाहे कोई भी हो, और जो दीवानगी कही जा रही है कि पीएम मोदी के नाम पर वो लोग देते हैं। आ रही राकेश जी आपके पास ही, पीएम के नाम पर लोग वोट देते हैं लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन और वोट चोरी की बात को भी उठाया है। राकेश जी के पास सीधे चलते हैं और रिवर्ट यहां पर हम लेंगे। राकेश जी, यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि आंकड़े तो कुछ और ही कहते हैं जो आदेश भारद्वाज जी कह रहे हैं, तो फिर किस बात की दीवानगी जिसका जिक्र हो रहा है कि जनता अगर वोट करती है तो पीएम मोदी के नाम पर वोट करती है? उससे पहले भारद्वाज जी ने हमारा नाम लेके कहा था तो मेरा उचित है बोल देना कि जी वो मैंने बोला था कि अध्यक्ष ऊपर बैठेगा और प्रधानमंत्री नीचे बैठेगा। असल में क्या होता है ना कि हमारे यहाँ संगठन की सरकार होती है, सरकार का संगठन नहीं होता, तो संगठन सर्वोपरि है। और जहां तक अध्यक्ष की मान की बात है तो सार्वजनिक छीछा लेकर अभी जितना कांग्रेस ने किया है अपने अध्यक्षों का, उतना भाजपा ने सोचा नहीं है। कृपया हमें बोले, हमको बोले कि मुझे पार्टी का प्रवक्ता बनाइए, मुझे पार्टी का प्रवक्ता मेरे नाम इसलिए मैं जवाब थोड़ी देर के लिए। अरे आप पार्टी के प्रवक्ता ही बन गए। आपने कहा हमारे यहाँ का मतलब क्या हुआ? पत्रकार हमारे यहाँ नहीं कहा भैया, आगे बोले हुए जी पहले बोल प्रजापति जी पहले बोल। अरे ये कहिए दिल की बात जुबान पर आ जाती है ना, क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता दिल की बात जुबान पर आगे बोलूं, दिल की बात जुबान पर आगे बोलूं, प्रजापति जी आगे बोल दूं, आपका भी बता देते हैं। चलिए आपने चर्चा के बाद भी बोल ही देते हैं। बोला नहीं मोनिका जी आप बता दीजिए हमारे यहाँ प्रजापति जी ने बात एटलीस्ट उनके दिल की दिमाग बात हो चाहे दिमाग की बात हो, एटलीस्ट उनको बात रखने तो दीजिए पहले, फिर आप सवाल कीजिएगा। अगर आपको उनसे कोई भी क्रॉस क्वेश्चन आप खुले आम कर सकते हैं, लेकिन पहले बात तो रखने दीजिए। प्रजापति जी चलिए आप वहीं पर आ जाते हैं। अखिलेश यादव मुलायम सिंह शिवपाल यादव के सामने एक मंत्री को सार्वजनिक गाली दे रहे थे। अभी ये छीछा लेकर भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुई है, तो इस विषय पर चर्चा नहीं किया जाए। अब अगला प्रश्न बढ़ेगा और कोई, लेकिन मेरे पास डिटेल बाय ना बहुत ज्यादा, मेरे पास डिटेलिंग है। और एक काम जरा गूगल पर राकेश सिंह परमार डाल लीजिएगा। रामेश्वर सिंह जी राज्यसभा सांसद मेरे ही चाचा हुआ करते थे और श्री मुलायम सिंह हमारे यहाँ से राजनीति शुरू किए हैं, तो उस परिवार की पूरी कुंडली मेरे पास है, बहुत डिटेलिंग में ना जाए। जब तक गूगल पर डालिए राकेश सिंह परमार, आपको पूरी मेरी जन्म कुंडली मिल जाएगी। मेरे रामेश्वर सिंह जी थे, मेरी मीना बहन थी सांसद है,
और छोड़िए 15-20 हमारे घर में है तो डिटेल निकाल लीजिएगा, और वो सब भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, आपके पार्टी के हैं, नोट करिएगा। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष होते थे रामेश्वर सिंह जी। आगे बढ़ने दीजिए, नहीं तो मेरे पास पूरी कुंडली है, पूरी 1 घंटे में कुंडली निकालने लगा दूंगा, आगे बोलने दीजिए। देखो मोनिका जी, ऐसा है कि प्रश्न यहां बनता है कि नहीं कोई दो रानी है कि 2024 के चुनाव में कुछ मतभेद हो गया था भारतीय जनता पार्टी के बयानों से लोगों के दिमाग में, और एक नैरेटिव सेट किया गया कि ये लोग संविधान बदलने वाले हैं, और उसमें आग में घी का काम किया अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने, और उसी एक वीडियो को वो पूरे देश में चलाया, और राहुल जी वो संविधान की किताब लेकर के चलते थे, और सारी ही पार्टियों ने संविधान का किताब संविधान किताब लगाया। वो नुकसान नहीं किया, ये सब लोग गलतफहमी में है कि वो संविधान के किताब और नेगेटिव कैंपेन ने नुकसान किया भारतीय जनता पार्टी के भीतरघात ने। सभी का प्रयास था कि उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें भाजपा हार जाए, ताकि जो योगी की बढ़ती ग्राफ है ना उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन कहा जाता ना कि मीटर काटना था, पूरी थान कट गई। तो दिक्कत क्या हो गया कि 80 सीटें भाजपा का यूपी में नुकसान कर रहा, पूरे देश में नुकसान हो गया। यह बात भाजपा ने अपनी बार समझा है। आप देख लीजिएगा, नेगेटिव कैंपेन भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी नहीं हो रहा है। नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने से कहीं से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है नेगेटिव, नहीं तो सर पहले वाला मामला होता है 1000 आदमी अपना अपना बयान जारी कर देता। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी का कंट्रोलिंग पावर है कि उसने कंट्रोल किया कि वंस डिसाइडेड ऑलवेज डिसाइडेड, एक डिसाइड हो गया तो ये फाइनल डिसीजन है। तो अब की बार भाजपा पुराने वाले उससे अनुभवों से सीख लेगी और भीतरघात का प्रयास नहीं करेगी, और इन सबको ध्यान में रख करके चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई वोट कूलर है तो वो मोदी और योगी ही है। आप उनका नाम का बखान करिए, उनके नाम का शिकायत करिए, आपकी मर्जी। और ये वाली बात, ये इस बात पे इत्तेफाक में इसलिए रखती हूँ, जो पॉइंटर मैंने भी कहा, और राकेश देखिए, आदेश भारद्वाज जी आप भी ये बात कर रहे थे, राकेश प्रजापति जी आप भी ये बात कर रहे थे। राकेश जी की इस बात से इत्तेफाक में इसलिए रखती हूँ क्योंकि जब मैंने खुद ग्राउंड लेवल पर, ये मानिए कि नॉन हिंदी बेल्ट से ना, नॉन हिंदी बेल्ट के भी राज्यों के चुनावों को जब मैंने कवर किया है ग्राउंड पर जाकर, स्टूडियो से नहीं ग्राउंड पर जाकर, तो वहां मैंने देखा है कि लोग किस तरीके से प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री हैं सिर्फ इसीलिए या श्री नरेंद्र मोदी हैं इसीलिए, जब वो आते हैं उस राज्य में जनसभा करने के लिए, तो लोगों की जो दीवानगी है, जो क्रेज है, वो कितना ज्यादा है। क्रेज इतना होता है कि धक्का मुक्की होती है, लोग हड़बड़ाते हैं उनकी एक झलक पाने के लिए, हमें अपने कैमरे बचाने पड़ते हैं। मैंने मेघालय, नागालैंड, यहाँ तक कि सारे ये चुनाव कवर किए हैं, और वहां पर यही स्थिति मैंने हर जगह देखी है। अब देखिए प्रजापति जी, वो तो नॉन हिंदी बेल्ट है, फिर आप कैसे कहेंगे कि वहां श्री नरेंद्र मोदी की दीवानगी नहीं है? या आदेश जी, आप कैसे कहेंगे कि वहां नरेंद्र मोदी जी की दीवानगी नहीं है? वो एक फैक्टर देखने को मिलता है। तो क्या, सवाल मेरा दोनों से ही है, बारी बारी प्रजापति जी के पास पहले आ जाते हैं। प्रजापति जी, तो क्या इसके कंपैरिजन में समाजवादी पार्टी के पास किसी तरह की कोई रणनीति है, जब बीजेपी के पास ये बड़े चेहरे हैं, चाहे नरेंद्र मोदी का जिक्र कर लीजिए या फिर अब नितिन नवीन जो नई कमान संभालेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की, क्या आपके पास इसके बदले कोई रणनीति या कोई विजन है? क्योंकि आगे आने वाले समय में यूपी के चुनाव, तो नितिन नवीन डेफिनेटली यूपी में भी जो जातीय समीकरण वाला फैक्टर है उसको इम्पैक्ट करेंगे, इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। प्रजापति जी। मोनिका जी, 2024 में इसका जवाब मिल चुका है भारतीय जनता पार्टी को, उम्मीद है, और 2027 में उसी फार्मूले पर, जैसे पीडीए नाम दिया है, उस पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आधी आबादी और वो अगड़े लोग जो संविधान में विश्वास रखते हैं, जो मनुस्मृति से देश को चलाना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों को साथ लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। और 2024 का उसी का परिणाम था कि मोदी की जो आप दीवानगी बता रही ना, वो दीवानगी जो 400 पार का नारा लगा रही थी, वो 240 पर घट करके रह गई थी, और दो बैसाखियों पर आ गई थी। दूसरा, मैं ये परमार जी जो कह रहे थे ना कि अपना काम भाजपा में ईमानदारी से करते रहिए, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा, ये बन जाएगा, मतलब ये भाजपा के करोड़ों लोगों को, कार्यकर्ताओं को गाली देने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब नितिन नवीन के अलावा भाजपा के जो करोड़ों कार्यकर्ता हैं वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। एक नितिन नवीन ईमानदारी से काम करने वाले मिले, एक नितिन नवीन। और दूसरा, जो हमारी प्रवक्ता है भाजपा की, वो ये कह रही थी
कि जिस तरीके से हमारे यहाँ चुनाव होता है कि राष्ट्रीय परिषद के चुनाव चुने जाते हैं और प्रदेश परिषद के लोग चुने जाते हैं, मैं गारंटी चैलेंज दे रहा हूं मोनिका जी, इन्हें चैलेंज दे रहा हूं। अभी प्रदेश अध्यक्ष चुना इन्होंने पंकज चौधरी जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना नितिन नवीन को। प्रदेश परिषद के सदस्य चुने, मैं मान रहा हूं, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य चुने, मैं मान रहा हूं, लेकिन किसी भी पूरे एक व्यक्ति को ये कहलवा दे कि उससे ये पूछा गया हो कि हम प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को बनाना चाहते हैं और हम राष्ट्रीय लेकिन प्रजापति जी इसका जवाब, अगर विपक्ष ये सवाल उठा रहा है, प्रजापति जी सुनिए, अगर विपक्ष ये सवाल आ रहा है तो सुई आपकी तरफ भी तो आ रही है, उंगली आपकी तरफ भी तो उठकर आ रही है। आपने अखिलेश यादव की जगह बताइए किसको जगह दी? मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव के बाद किसको आप जगह दे रहे हैं? आप दे रहे हैं किसी चौधरी को जगह, आप दे रहे हैं किसी परमार को जगह, आप दे रहे हैं किसी भारद्वाज को जगह। मोनिका जी देखिए, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा क्षेत्रीय दल की तुलना बड़े दल से नहीं किया गया, क्योंकि क्षेत्रीय दल एक विचारधारा को लेकर के जितना होता है। जब पहले केवल 2-3 पार्टियां ही काम करती थी। आप समाजवादी पार्टी को क्या सिर्फ एक क्षेत्रीय दल ही कह देंगे क्या? आप खुद को सिर्फ एक क्षेत्रीय दल के तौर पर देख रहे हैं क्या? आप बस एक प्रश्न है मेरा। पल्लवी जी का पहले एक सवाल ले लीजिए, प्रजापति जी पल्लवी जी का एक सवाल ले लीजिए, उसका भी साथ में जवाब दे दीजिएगा। एक सेकंड, उनका सवाल ले लीजिए, वो भी साथ में जवाब दे दीजिएगा। राकेश जी ये बताइए क्या क्षेत्र में कार्यकर्ता नहीं होते? उत्तर प्रदेश के अंदर क्षेत्रीय दल के रूप में कार्य कर रहा है और इसी क्षेत्रीय दल ने भाजपा के 400 के रथ को रोकने का काम किया था। इसी क्षेत्रीय दल ने लेकिन इसी क्षेत्रीय दल के जब राकेश जी के अध्यक्ष की बात की जा रही है, प्रजापति जी बोलिए, सवाल भी सुन लीजिए, सिर्फ कहानी मत बोलिए, सवाल भी सुन लीजिए। पहले सवाल तो सुन लीजिए। ये बताइए क्या आप क्षेत्रीय पार्टी है? समझ में आया, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और आपके कार्यकर्ता भी बहुत होंगे। क्या आपके पूरे कार्यकर्ताओं में कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सके? मुलायम सिंह, अरे 92 से बहुत समय हो गया, थोड़ा मौका किसी और को भी मौका मिल जाता। पल्लवी जी क्या क्यों नहीं मिला? मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं आपने बताया राष्ट्रीय परिषद के किसी, मैं पूछना चाहती हूँ राकेश प्रजापति राष्ट्रीय परिषद के किसी व्यक्ति से पूछा गया था राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, तो उंगली आपकी तरफ भी आएगी, वही मैं पहले कह रही थी और वही हो भी रहा है। प्रदेश परिषद के किसी व्यक्ति से ये पूछा था, प्रदेश परिषद के किसी व्यक्ति से पूछा था, पंकज चौधरी को ये प्रजापति जी जो मैं कह रही हूँ सुन लीजिए। आप खुद को अगर सिर्फ क्षेत्रीय दल कहते हैं तो चलिए क्षेत्रीय दल की भी बात कर लीजिए, या वैसे तो मैं समाजवादी पार्टी को एक बड़ी पार्टी के तौर पर देखती हूँ जो समय के साथ अपना बहुत अच्छी तरीके से विस्तार कर रही है, लेकिन आप सिर्फ क्षेत्रीय दल कहते हैं तो चलिए बात अलग है अगर आप खुद को सिर्फ क्षेत्रीय समझते हैं। वेल, सवाल ये है कि अखिलेश यादव के बाद कौन? मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव के बाद कौन? आप बता दीजिए ना कि आप कोई भारद्वाज या आप कोई परमार, आप कोई दे रहे हैं किसी को जगह, आप किसी प्रजापति को जगह दे रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर काबिज हो, जो कि परिवारवाद की राजनीति से परे हो, यादव खानदान का ना हो और जिसके नाम के आगे यादव ना हो। मेरे सवाल का जब भी जवाब दीजिएगा प्रजापति जी, और राकेश जी का भी सवाल ले लीजिए, उनका भी जरा जवाब दीजिएगा, साथ में ही परमार साहब का भी। जी सब बोलिए। मोनिका देखो, लोकतंत्र में यह अशुभ संकेत है कि अध्यक्ष जैसा पद को थोपा जा रहा है, लेकिन एक बात मैं बताऊं, मैं राहुल गांधी को बहुत निजी तौर पे जानता हूं। राहुल गांधी ने जब मेंबरशिप के लिए वो फॉर्म भरा और बोला फोटो लगाओ और मोबाइल नंबर लिखो, तो उनके अंदर से विरोध हुआ। सबसे पहले मैंने विरोध किया, हम चर्चा में जैसे हम लोग बैठे होते ना तो बातचीत में होती है, तो हमने कहा था कि आप जेन्युइन काम कर रहे हो। तो जानो ना क्या बोला, 25 रुपया जमा कर देते सब मेंबरी का और कोई मेंबर बनाता नहीं है, कम से कम उसे मोबाइल नंबर तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो हमने बताया था कि यह आप नुकसान कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, सफल नहीं हुआ। फिर बाद में हुआ कि आपको फोटो लगाना पड़ेगा। राहुल गांधी का लेकिन अंत में नहीं हो पाया। अध्यक्ष का चुनाव नीचे से नहीं हो सकता ऊपर तक, क्योंकि उसमें 200 लोग अध्यक्ष के लिए खड़े हो जाएंगे। लोकतंत्र के लिए बड़ा जरूरी है कि जो आम प्राइमरी मेंबर है भाजपा का, सपा का, कांग्रेस का, बसपा का, मत पार्टी की बात कर रहा हूँ, वो नहीं है ये कहते प्रजापति की राकेश भाजपा का बात करें,
किसी भी राजनीतिक दल में अगर प्रदेश अध्यक्ष, अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के चुनाव का होगा तो 15-15 लोग खड़े हो जाएंगे, सालों साल अध्यक्ष बनाने में निपट जाएगा। क्योंकि सबको कम से बनने की कम चाहत एक होगी। पार्टी जो, हाँ, वो एक मनोनीत हो रहा है और उस पर अगर विरोध नहीं हो रहा है तो ये माना जाएगा कि सर्व स्वीकृति है। और यह देखिए, आधा उचित आधा अनुचित। ठीक है, भारद्वाज जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रजापति जी आ रही हूं मैं बस आपके पास, आपसे जवाब लिया जाएगा। जी भारद्वाज जी। मोनिका जी, मैं बड़े अदब के साथ राकेश परमार जी को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सदस्यता जो है वो जिस तरह से आप कह रहे हैं वैसे नहीं होती। कांग्रेस की सदस्यता, उसका फोटो अपलोड होता है, मोबाइल से स्कैन किया जाता है, मोबाइल से फोटो खींचा जाता है और ओटीपी आता है। वो आदमी अपना ओटीपी बताता है, उसके बाद हमारी मेंबरशिप ऐसे नहीं है कि मिस कॉल मार दो। एक मिनट सुन ले। मोनिका यहाँ से 10-15 लोग वैष्णो देवी की यात्रा पे गए। यात्रा पे जाते हो कुछ लोग थक जाते हैं, एक उसमें कई दूसरे ग्रुप के लोग भी थे, लेकिन बीजेपी के एक शरारती साथी ने एक व्यक्ति का मोबाइल जैसे साथ में रखा था, लिया, मिस कॉल मार दिया बीजेपी के नंबर पे, तो बीजेपी का मेंबर बन गया और जो कि था किसी दूसरी पार्टी का मेंबर। तो इस तरह की बोस्कस मेंबरशिप इसमें दुनिया भर की है। मैंने तो एक उदाहरण आपको दिया है, वो भी ऐसी अच्छी जगह जा रहे थे जहां पे धर्म कर्म के लिए जाते हैं, बेईमानी नहीं करते हैं, लेकिन वहां पे भी एक व्यक्ति ने इस तरह से बेईमानी करके एक व्यक्ति के मोबाइल से मिस कॉल मार दिया। तो मैं के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी मेंबरशिप जो है वो इस तरह से है कि अगर मोनिका जी आप मेंबर बनेंगी तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, आपको अपना फोटो जो है सेल्फी से खींचना पड़ेगा और तब वो जाके आप उसकी कांग्रेस की मेंबरशिप बनेंगी। तो पूरा फेयर प्रोसेस है। दूसरा, पहले वो डेलीगेट बनता है, डेलीगेट बनने के बाद उसके बाद पीसीसी का एआईसीसी का मेंबर बनता है और एआईसीसी का मेंबर जो है वो चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल कर सकता है, बशर्ते कि उसके सपोर्टर्स उसके साथ हों। हमने इस प्रक्रिया को हम करते हैं, मैं भी उसमें वोट देता हूं। तो हमारे यहाँ जो खड़गे जी और शशि थरूर जी अभी सपोर्टर से एक बात बहुत देर से मेरे मन में थी भारद्वाज जी, वो बात चले मैं बोल ही देती हूँ। मैं इंतजार कर रही थी कि पहले प्रजापति जी की बात पूरी हो जाए, फिर मैं आपसे अपने मन की ये बात बोलूं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात चल ही रही है तो सियासी गलियारों में प्रियंका गांधी के नाम की बड़ी चर्चा हो रही है। लोग भीतर खाने चाह रहे हैं कि प्रियंका गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने कांग्रेस की। राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी को भी एक सटीक चेहरा माना जा रहा है। तो आपकी पार्टी इस पर विचार कब कर रही है? अगर हम दूसरों के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि बीजेपी के बारे में अगर बात हो रही है, समाजवादी पार्टी के बारे में चलिए बात हो रही है, तो कांग्रेस को लेकर भी तो सियासी गलियारों में यही चर्चाएं हैं। प्रियंका गांधी को वो मौका कब मिलेगा जिस मौके की वो हकदार है, जिस मौके का वो कैलिबर रखती हैं? प्रियंका गांधी जी जब चुनाव में जाएंगी तो भारद्वाज जी ने बताया नहीं कि पहले डेलीगेट बनेंगी, अब उन्होंने डेलीगेट ही बनना है। अभी भारद्वाज जी पूरी प्रक्रिया बताया मोनिका कि पहले डेलीगेट बनेंगी, फिर फोटो अपलोड करेंगी, फिर ओटीपी लेंगी, तब बनेगी। ये सब प्रक्रिया हो रहा है। जब चुनाव से आएंगे तो वो भी जीतेंगे और बनेंगे, इसमें क्या है? तो सर चुनाव में लाइए ना, डिमांड हो रही है प्रियंका गांधी की, वाकई में डिमांड हो रही है प्रियंका गांधी की, चुनाव में लाइए। आप सिर्फ राहुल गांधी को ही फ्रंट लाइन पे रखे हुए हैं, आपको नहीं लगता कि प्रियंका गांधी को फ्रंट लाइन पर लाने की जरूरत है? और जिस तरह की डिमांड है और जिस तरह की फैन फॉलोइंग प्रियंका गांधी को लेकर देखी जा रही है, अगर प्रियंका गांधी को फ्रंट लाइन पर ला देंगे तो शायद पार्टी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, पार्टी थोड़ा और अप हो जाए, एक लेवल और अप कर जाए। आपको नहीं लगता? पार्टी अप कर रही है, पार्टी पूरी मजबूती से साथ चल रही है। पार्टी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ रहा तो झूठे प्रचार और झूठ जो एलिगेशन लगाए गए भारतीय जनता पार्टी और इनके साथियों के द्वारा, वह सारे प्रूफ हो गए हैं। आदेश जी, बंगाल में क्या स्ट्रैटेजी है? ममता दीदी का साथ देंगे या अकेले लड़ेंगे? रिपोर्ट दाखिल की है सीबीआई ने कि कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी ने झूठ का सहारा लेके कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचाया, देश को नुकसान पहुंचाया। ठीक है। जो ये आरोप आप लगा रहे हैं, इन आरोपों का जवाब पल्लवी जी से ले लिया जाएगा, पर ये वही कहानी है जो हम रोज सुनते हैं। मेरे सवाल का जवाब मैं चाहती हूँ, बंगाल को लेकर कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी? आप ममता बनर्जी का साथ देंगे एक सहयोगी पार्टी के तौर पर या फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे? भारद्वाज जी। जी, सीबीआई ने एक हफ्ते पहले क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। भारद्वाज जी, या तो मेरा सवाल आप तक पहुंच नहीं रहा, जवाब आवाज पहुंच नहीं पा रही, आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। मैं आपकी स्ट्रैटेजी पूछ रही हूँ, सोलो या फिर साथ में जोड़े में कैसे चुनाव लड़ेंगे बंगाल में?
जी मेरे से कुछ कहा? हाँ जी, आप ही से पूछ रही हूँ भारद्वाज जी, बंगाल में कैसे चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस अकेले सोलो चुनाव लड़ेगी या फिर टीएमसी की सहयोगी पार्टी के रूप में टीएमसी का साथ देगी, जोड़े में चुनाव लड़ेगी? बंगाल में पूरी मजबूती से जैसे कांग्रेस पूरे देश में लड़ती है वैसे लड़ेगी जो है, और जीत के आएंगे और सोलो ममता बनर्जी के अपोजिट जीत के आएंगे। नहीं, जीत के आएंगे जो आप कह रहे हैं उसमें जरा ये पॉइंट क्लियर कर दीजिए। सोलो ममता बनर्जी के अपोजिट लड़ेगी कांग्रेस? ये तो अभी समय बताएगा, लेकिन हम पूरी समय तो अब आ रहा है, आपने अभी तक अपनी रणनीति डिसाइड नहीं की। समय बचा ही कितना? 2 महीना भी पूरा नहीं बचा, आप कह रहे हैं समय बताएगा। तो यही तो हम पूछ रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस एक बहुत मजबूत पार्टी है, तो कांग्रेस अगर इतनी मजबूत पार्टी है तो 2 महीने बाद होने वाले चुनावों के लिए क्या कांग्रेस ने अभी तक यही डिसाइड नहीं किया कि वो सोलो लड़ेगी या फिर ममता बनर्जी के साथ लड़ेगी? अकेले लड़ेंगे मोनिका जी, मजबूती से लड़ेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें जो है। अकेले लड़ेंगे, ममता बनर्जी के अपोजिट लड़ेंगे, पार्टी को पूरी तरह से बाहर करेंगे। किसको बाहर करेंगे? हटेगी भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी बंगाल में सत्ता में है, टीएमसी सत्ता में है। एसआईआर करा के छल कपट करके आदेश जी को शायद पता नहीं है कि अभी बंगाल में मौजूदा सरकार किसकी है, क्योंकि इनकी सुई भारतीय जनता पार्टी पर ही अटकी हुई है। प्रजापति जी, बात आपसे हो रही थी, जरा वापस से मैं उसी विषय पर आ जाती हूँ। अब आप ये बताइए कि अखिलेश यादव की जगह किसी और को जगह दी जाएगी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के तौर पर? जब आप ये कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी में एक ही कैंडिडेट, तो आपकी पार्टी में भी तो एक ही कैंडिडेट। मोनिका जी, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। जिस प्रकार से खुले मैदान में चुनाव होता है, खुले मैदान में, हाँ जी, 2023 में लास्ट राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। उस राष्ट्रीय अधिवेशन में साफ कहा गया था कि कोई भी आवेदन कर सकता है, खड़े होकर के। मैं खुद वहां पर था। लेकिन सामने अखिलेश यादव खड़ा कर देंगे तो कौन खड़ा होगा कर सकता है? अब मेरे सामने मोदी जी आके खड़े हो जाएंगे, मैं थोड़ी चुनावों में खड़ी हो जाऊंगी। कौन खड़े होगा? जाहिर सी बात है, सामने अपने अखिलेश यादव खड़े कर देंगे तो कौन खड़ा होगा? अरे आपने तो मौका ही नहीं दिया ना। समय की थोड़ी सी पाबंदी है प्रजापति जी, बहुत माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। समय की थोड़ी सी पाबंदी है। आप सभी खास मेहमान मेरे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, अपना पक्ष रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सीधी बात में आज हमने बीजेपी के इस नए चैप्टर की बात की है। देखना होगा ये जो नया चैप्टर अब बीजेपी में खुलने जा रहा है, ये बीजेपी को किस पायदान पर लेकर जाता है। नमस्कार।